जब मैं आई थिंक 10-11 साल की होंगी तभी से मैंने सोच बना ली थी कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो मैं शुरू से ही यूपीएससी करना चाहती थी। मेरी लाइफ में एक ही एम था, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस नहीं तो मुझे फिर मतलब कुछ नहीं। मैं बागपत में जॉइंट मजिस्ट्रेट थी, कानपुर नगर में जॉइंट मजिस्ट्रेट थी, उसके बाद ज़िलाधिकारी के रूप में मैंने फ़िरोज़ाबाद, रायबरेली और उसके बाद कानपुर नगर यहाँ पर काम किया। मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी एक असाइनमेंट किया एज एडिशनल सीईओ नोएडा अथॉरिटी, और आज मैं डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ हूँ, तो यहाँ पर एक अलग तरह का काम देख रही हूँ। हमारे सामने इंदौर का मॉडल है, तो हम क्यों नहीं उस तरह के मॉडल्स को अपने निकायों में रेप्लिकेट कर पाएँ। और एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ सेटअप जो निकायों का है, उनके साथ में हम रोज़ सुबह हम लोग 7 बजे जुड़ते हैं सभी लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग पे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारे देश की एक तेजस्वी महिला जो देश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं की सदस्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग की मेंबर हैं। और आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने हमारे देश को बहुत से होनहार अधिकारी दिए हैं, बहुत से अच्छे लोक सेवक दिए हैं जो देश की व्यवस्थाओं को, पूरे देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैडम नेहा शर्मा का हम स्वागत करते हैं द इंडियन ओपिनियन में। थैंक यू सो मच। जैसा कि बहुत से दर्शक हमारे जानते हैं कि नेहा शर्मा जी कई जनपदों में उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी रह चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ एक घनी आबादी वाला प्रदेश है। ऐसे में यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं वो लोक सेवकों के सामने भी उन चुनौतियों की बड़ी भूमिका होती है, और वो लोक सेवक जो प्रमुख जनपदों में अपनी सेवाएं देते हैं कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हैं, और उनका ओवरऑल जो जीवन है, उनका जो कैरियर है, वो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की, इन बातों की चर्चा हम अपने खास कार्यक्रम लोक सेवक में करते हैं। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपका होम डिस्ट्रिक्ट, संक्षेप में अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताएं। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से मूलतः बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों डॉक्टर्स हैं। मैं प्रारंभिक शिक्षा की बात करूँ तो टिल 6 स्टैंडर्ड में छत्तीसगढ़ में ही कोरिया ज़िला है, वहाँ पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। फिर तदुपरांत हम लोग बोर्डिंग स्कूल में पेरेंट्स ने भेजा, तो सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर का एक अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ पर मेरी टिल 12th वहाँ पर पढ़ाई हुई। उसके पश्चात मैं दिल्ली आई और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। तो ये मेरा एक सफ़र रहा जो छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली तक शिक्षा का जो सफ़र था, ये मैंने तय किया। मैडम, आपकी सब्जेक्ट्स क्या रहे? क्योंकि एक इधर देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि बीटेक वाले और दूसरी स्ट्रीम्स के लोग जो हैं वो यूपीएससी में काफ़ी स्कोर कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लोगों का थोड़ा सा रेशियो कम हुआ है। देखिए, मैं तो ऑल इन ऑल ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। उनकी अपेक्षा थी कि मैं मेडिकल और साइंस स्ट्रीम लूँ, लेकिन मन में हमेशा से एक झुकाव था आर्ट्स की प्रति, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़, मतलब हिस्ट्रीज़, बायोग्राफीज़, इनका बहुत शौक़ रहा है। ज्योग्राफी मेरे बड़ा करीबी सब्जेक्ट था, वो शायद मेरे जेनेटिक उसमें साइंस का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, तो ज्योग्राफी भी मुझे बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ से ही मैंने अपना इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में ही अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स किया मैंने। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी हद तक विविधता आई है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और तमाम अलग तरीके के लोग भी आज वेंचर कर रहे हैं, लेकिन वो भी फिर अल्टीमेटली ऑप्ट करते हैं जब एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कई बार आर्ट्स सब्जेक्ट को ही ऑप्ट करते हैं। तो मैंने शुरू से ही जो मेरी जिस तरफ मेरा रुझान था, मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई। मैडम, आपको जब यूपीएससी में आपने क्वालिफाई किया, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या शुरू से ही जीवन का लक्ष्य यही आपने निर्धारित किया था, या कोई ऐसा प्रसंग जीवन में, कोई ऐसा वाक़या आया जिसके बाद आपने ये इच्छा शक्ति मन में जागृत हुई कि नहीं, यूपीएससी की ओर ही जाना है? हाँ, देखिए, यूपीएससी की ओर जाना है ये काफ़ी यंग एज में ही मुझे, और ये इसके पीछे मेरे पिताजी की प्रेरणा रही। मेरे फादर डॉक्टर थे, गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर थे, लेकिन वो मुझे एक्सपोज करते थे, मुझे दिखाना कि मतलब अगर आप
एक अच्छे तौर पे लोक सेवक के रूप में अपनी पहचान बना सको तो उससे ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये बहुत यंग एज में ही, जब मैं आई थिंक 10-11 साल की होंगी, तभी से मैंने सोच बना ली थी कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो मेरे लिए ये कोई, जैसे कई लोग अब जॉब स्विचिंग करते हैं, कुछ करके आ रहे होते हैं फिर स्विच करके आते हैं, ऐसा केस नहीं था। मैं शुरू से ही यूपीएससी करना चाहती थी। मेरी लाइफ में एक ही एम था, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस नहीं तो मुझे फिर मतलब कुछ नहीं। तो एक संदेश के साथ में, एक ऑब्जेक्टिव के साथ में मैं आगे बढ़ी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आईएएस नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि कई बार जब आप ढेर सारे विकल्प मन में रखते हैं तो शायद जो अल्टीमेट गोल जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो फिर उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। इन माय केस मैं यही कहूँगी कि ये मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास में फोकस था, मुझे पता था कि मुझे यही करना है। और दिल्ली में भी जिस तरह से पढ़ाई मैं आगे बढ़ रही थी तो मुझे और कोई चीज़ नहीं नज़र आती थी। मुझे लगता था कि मुझे इसी विकल्प, मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है और मुझे यही करना है अपनी लाइफ में। तो इसको लेकर के वो संजीदगी जो है वो शुरू से ही मेरे अंदर थी। तो अच्छा, इन सेवाओं में आने के बाद क्या वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करने को मिला? आप अनुभव कर रही हैं उसी संतुष्टि का, या उन्हीं चीज़ों का अनुभव कर रही हैं जिन चीज़ों को पाने के लिए इस तरफ चल पड़ी थी आप? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और ये मैं अपने अंदर में बहुत सकारात्मक भाव हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कई बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं ना कि सिस्टम में या सर्विस में आपको हताशा भी होती है, निराशा भी होती है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हर कोई अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अगर उस एक सही नैतिक मूल्यों पर चलते हुए अगर आगे जिस सोच के साथ हम एंटर किए हैं सर्विस में, वो जितना छोटा बड़ा ही सही हम जो चेंज ला सकते हैं, अगर यही सोचकर हम मतलब अपने को कंटेंट करें तो जॉब सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट लेवल का है। एक इतनी डाइवर्सिटी मिलती है काम करने की। और मुझे लगा कि कई चीज़ें जो हम किताबी रूप से पढ़ते थे 25-26 की उम्र में जब एंटर किए सर्विस में, तो एक आपको वर्ल्ड व्यू अलग होता है, नज़रिया अलग होता है। लेकिन जब आप वाकई में जाके धरातल पर काम करते हैं, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं से जब आप साझा करते हैं तो एक अलग तरह का नज़रिया बनता है, वर्ल्ड व्यू बनता है आपका, और आपकी पर्सनालिटी को भी वो कहीं ना कहीं पे एक मतलब निखार आता है, शार्पनिंग होती है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से इस सर्विस ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, छोटा बड़ा ही सही। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अपना अपना प्रभाव क्षेत्र होगा। आज मैं स्टेट लेवल पर एक देख रही हूँ, कभी मेरे को डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग थी। मैं जहाँ भी बीडीओ भी रहते हैं हम इनिशियली हमारी ट्रेनिंग में, तो जहाँ भी छोटा बड़ा आप करते चलिए और कोई भी काम जो है, कोई भी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाती है, मुझे लगता है। नेहा जी, इधर जो यात्रा रही यूपीएससी में आने के बाद, उत्तर प्रदेश कैडर आपको मिला और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स चाहते हैं कि एक बार यूपी में मौका मिले इतने बड़े प्रदेश में काम करने का। उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में आपको सेवा देने का मौका मिला, और मैं चाहूँगा कोई एक ऐसा वाक़या आप बताएं जिसने आपको बहुत ज़्यादा झकझोरा हो, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर जब आप फील्ड में गई हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और कोई ऐसा काम करने का अवसर मिल गया हो जिसने आपको भी संतुष्टि दी हो और जो आपके सामने पीड़ित या जो परेशान लोग आए हों अपना दर्द लेके, उनका दर्द भी दूर हो गया हो। मैं बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बात करूं तो बहुत ही विविधता से भरा हुआ ये प्रदेश है और बहुत कुछ काम करने का मौका मिला है और चैलेंजेस बहुत हैं। जैसा चुनौतीपूर्ण आपने कहा ना कि सफ़र जो है वो एक लोक सेवक का चुनौतियों से भरा होता है, वो देखने को मिलता है। और उससे निश्चित हम जब बहुत ज़्यादा चुनौतियों को मतलब किस तरह से काउंटर करते हैं, किस तरह से उसमें इफ़ेक्टिवली एक्शन ओरिएंटेड होके काम करते हैं, तो हम एक लोक सेवक के रूप में भी हमारी जो पहचान है वो और उभरती है। जैसे कहते हैं ना, सोना जितना तपता है, तो उस तरह से तप से हम लोग ये उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि है वो हमको इस तरह का काम करने का मौका देती है। तो बहुत ही सफ़र बड़ा अच्छा रहा है, बहुत ही डाइवर्स भी रहा है। मैं बागपत में जॉइंट मजिस्ट्रेट थी, कानपुर नगर में जॉइंट मजिस्ट्रेट थी, उसके बाद ज़िलाधिकारी के रूप में मैंने फ़िरोज़ाबाद, रायबरेली और उसके बाद कानपुर नगर यहाँ पर काम किया।
मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी एक असाइनमेंट किया एज एडिशनल CEO नोएडा अथॉरिटी, और आज मैं डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ हूँ, तो यहाँ पर एक अलग तरह का काम देख रही हूँ। तो ये जो एक सफ़र रहा है ये बहुत ही सुखद रहा है, और बहुत अनुभव जो है वो एकत्रित हुए हैं। और मैं तो जो लोगों को दे पाई जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में मैंने जो करना का प्रयास किया, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत कुछ बदलाव आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने समझ आई किन मुद्दों की और ज्वलंत मुद्दों की, और उनको किस तरह से निपटना है। हर बार कुछ ना कुछ हम इवॉल्व ही हुए। और अगर वाक़यों की बात करूं तो ये तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। इलेक्शंस में मुझे एक इलेक्शन एक्सपर्ट की तरह मैं अपने आप को अब देखने लगी हूँ, क्योंकि 3 ज़िलों में मैंने जहाँ भी रही हूँ वहाँ पर इलेक्शंस कराए हैं। फ़िरोज़ाबाद में भी मुझे इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया था, रायबरेली में 19 का इलेक्शन कराया, उसके बाद कानपुर में पुनः इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया। तो इलेक्शंस एक ऐसी डेमोक्रेसी का, जो लोकतंत्र का कहते हैं महापर्व, उसको कराने का एज ज़िलाधिकारी जो एक रोल आप प्ले करते हैं, वो एक मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत ही उसमें आपका नेतृत्व, आपका कोऑर्डिनेशन स्किल्स, आपको किस तरह से आप एक पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल निष्ठा के साथ में, और बिल्कुल कहते हैं ना कि स्पिक एंड स्पैन वे में, किसी भी तरह का कोई उसमें त्रुटियों की संभावना ना हो, तो ऐसे उसको अंजाम देना ये अपने आप में एक मैमथ एक्सरसाइज है। और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनर किया, तो मैं फ़िरोज़ाबाद में एक बहुत अच्छा काम हुआ था उसको लेकर के, तो वो भी एक अनुभव है जो बहुत अच्छा रहा है। और मुझे लगा कि मैं सच में अपनी जो बहनें हैं, जो मेरी काउंटर पार्ट्स हैं कह लीजिए, जो आधी आबादी है, उसके लिए कुछ कार्य कर पाई, तो वो भी एक बहुत ही सेटिस्फाइंग अनुभव रहा है। घर की बेटी से लेकर और एक ऑल इंडिया सर्विसेज के प्राउड मेंबर तक की यात्रा बड़ी रोचक आपकी रही। और अब जो निदेशक नगर विकास का दायित्व है, जैसा कि आपने बताया, ये पूरे प्रदेश का दायित्व है। क्या प्रयास हो रहे हैं कि सफाई रहे, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, शहर में जो कस्बे या शहर में जहाँ भी टाउन एरियाज़ हैं, सड़कें, जो भी व्यवस्थाएं हैं साफ़ सफाई की, सुगम यातायात की, इन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने के लिए किस तरह से प्राथमिकताओं को आप अपने नीचे लागू कर रही हैं? देखिए, ये प्राथमिकताएं जो हैं वो शासन स्तर की हैं, और निश्चित एक मुझे अपना मतलब एज अ पर्सन ऑल्सो मैं थोड़ा क्रिएटिव साइड पर रही हूँ, तो एक बड़ा परसेप्शन बिल्ड होता है नगरीय सेवाओं में अगर कुछ काम अच्छा होता है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए काम हैं, और लोगों के बीच में उनको बेसिक एमिनिटीज़, उनको साफ़ सफाई व्यवस्था अगर अच्छी मिलने लगती है, तो निश्चित ही उससे एक सरकार की छवि पर भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक, जब अभी आए हुए हार्डली मुझे 15 डेज़ हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक टीम के साथ में मंथन किया है। और डेफिनेटली जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और इसमें इस विभाग को जो देख रहे हैं माननीय मंत्री जी, उनकी जो प्राथमिकताएं उनको अमेलगमेट करते हुए अपनी टीम के साथ में इसको किस तरह से आगे लेके जाना है। आपने सही बात कही कि सफाई व्यवस्था तो एक बेसिक क्राइटेरिया है ही, लेकिन साथ साथ में अतिक्रमण मुक्ति और सड़क सुरक्षा के जैसे बड़े अभियान चल रहे हैं। उन अभियानों को सफाई व्यवस्था से जोड़ते हुए हम लोग किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो नाला सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर था। उसके बाद सफाई व्यवस्था का तो कोई अंत है नहीं। आप वेस्ट सेग्रीगेशन से लेकर के सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, लेगेसी वेस्ट को किस तरह निस्तारण करना है। हमारे सामने इंदौर का मॉडल है, तो हम क्यों नहीं उस तरह के मॉडल्स को अपने निकायों में रेप्लिकेट कर पाएँ। और एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ सेटअप जो निकायों का है, उनके साथ में हम रोज़ सुबह हम लोग 7 बजे जुड़ते हैं सभी लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग पे, और हम पिक करते हैं कुछ एरियाज़ और बात करते हैं, और इस बात को बार बार साझा करते हैं कि जो भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन देख भी सकते हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग में कि वो लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कोई कमज़ोर कड़ी होती है तो उसको पुल भी कर सकते हैं। तो एक इस तरह का संवाद हम लोगों ने बनाया हुआ है, और ये संवाद जो है निश्चित ये काफ़ी हद तक इस सब चीज़ों को धरातल पे उतारने में कामयाब है। नेहा जी, एक विषय सामने आपके भी आता होगा कि आपके जहाँ पर नगर निगम हैं
वहाँ पर तो आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं और आर्थिक संसाधन भी हैं, हर तरह के संसाधन हैं। नगर निगमों की स्थितियों में सुधार हुआ है विगत कुछ वर्षों में, बड़े शहरों में साफ़ सफाई दिखने लगी है, लेकिन लोकल लेवल पर रेवेन्यू जनरेशन हो सके, आत्मनिर्भर बन सकें ज़्यादातर निकाय आपके, उनको टैक्सेशन का भी राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं तो कर वसूल नहीं कर पाते हैं और उस वजह से बिल्कुल संसाधन विहीन रहते हैं। उनके पास किसी भी काम के लिए आमतौर पर धन अभाव की बातें वहाँ पर रहती हैं। तो लोकल बॉडीज़ स्ट्रेंथन हों, आत्मनिर्भर हो, जो कॉन्सेप्ट है लोकल बॉडीज़ का कि वो एक लोकल लेवल पर एक छोटी सी सरकार का कॉन्सेप्ट धरातल पर उतार पाएँ, तो इसको लेकर क्या आप सोचती हैं और विभाग इसको लेकर किस तरह से गंभीरता दिखा रहा है? देखिए, आपने बहुत सही बात रखी। सेल्फ रिलायंट होना इनका बहुत आवश्यक है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ट्रेनिंग का भी एक मेरे पे दायित्व है। यहाँ मैं डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ साथ में डायरेक्टर ट्रेनिंग ऑफ अर्बन बॉडीज़ जो हैं उसका भी। तो हम लोग मैं चाहूँगी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कोविड के इस दौर में ऑनलाइन रहे लेकिन ऑफलाइन नहीं हो पाए। स्ट्रेंथनिंग हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमारे कई अन्य ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर निकायों का जो वो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने का विकल्प हम लोग देना चाहेंगे। और हम अपने निकायों के ईओज़ जो अधिशासी अधिकारी हैं या कर निर्धारण अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग पर भी हम लोग ध्यान देना चाहते हैं कि उससे वो समझें। कई बार क्या होता है, कई अनटैप्ड पोटेंशियल एरियाज़ होते हैं, जैसे दुकानों को किस तरह से आप सेल आउट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग को लेकर के आप किस तरह से विकसित कर सकते हैं, आप पार्किंग स्टैंड्स को किस तरह से व्यवस्थित करके उससे आय का साधन बना सकते हैं, टैक्सेबल चीज़ों पर कितनी चीज़ें हैं जहाँ पर लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह निर्धारित की जा सकती हैं। लेकिन कई एरियाज़ ऐसे हैं निकाय इन सारे स्रोतों के बारे में शायद उतनी क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहे हैं, तो उसमें हमें उनकी हैंड होल्डिंग करनी है और उस हैंड होल्डिंग से निश्चित ही कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। इसके साथ ही एक पैरेलल एक्सरसाइज ये भी चल रही है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अपने आप में अभी अंडर असेस्ड हैं और अंडर असेस्ड भी हैं, और प्लस कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस पूरे टैक्सेशन के एम्बिट में, आप पॉलिटिकल विल कह लें लोकल लेवल पे, या हैंड इन ग्लव्स होते हैं कभी कभी जो कर अधिकारी होते हैं, तो उन चीज़ों पर भी हम लोग काफ़ी संजीदगी से इस विषय वस्तु पर हम लोग सोचते हैं। और हम लोगों की हैमरिंग इसी पे होती है कि कहीं किसी भी दशा में अंडर असेसमेंट ना हो। जो जिस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू अपेक्षित है, जो उससे आना चाहिए, वो प्रॉपर्टी पहली तो बात आंकलित हो, क्योंकि ये भी निकल कर आया पिछले कुछ सर्वेज़ में, कई प्रॉपर्टीज़ आंकलित ही नहीं थी। तो वो एक चल रहा है पैरेलल एक्सरसाइज कि आकलन करके प्रॉपर्टीज़, तो मतलब 29 लाख के लगभग प्रॉपर्टीज़ निकायों की, बड़े निकाय 17 जो हमारे हैं, नगर निगमों की बात करें तो उसमें ऐसी निकल कर आई हैं जो अभी भी और असेसमेंट उन पे हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये एक पैरेलल कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग जो इंफ्रा है या जो सोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस तरीके से मुझे लगता है मजबूती निश्चित ही, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगी। मैडम, आजकल काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का भी कि हम स्वच्छता पर ध्यान दें, ग्रीनरी पर ध्यान दें, और नगरों में एक नगर शब्द जो है, नागरिक और नगर और सभ्यता, ये मुझे लगता है जुड़े हुए शब्द हैं आपस में। और सभ्यता तभी लोगों को बेहतर वहाँ पर मिलेगी जब लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली मिले। लोग सुबह निकलें तो वॉक करने का स्थान हो, कहीं पार्क हो। बड़े शहरों में, बड़े निकायों में तो कई पार्क हैं, व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने कहा। छोटे निकायों में अभी ज़्यादातर छोटे निकायों के पास पार्क नहीं है। नगर पंचायतों में शायद ही कहीं पार्क उपलब्ध हों, पालिकाओं में कहीं हैं तो वहाँ पर। तो ये व्यवस्था कैसे बेहतर हो कि नगर पंचायत जो है वो एक छोटे शहर, एक परिपूर्ण छोटे शहर का रूप धारण कर ले, नगर पालिका उससे बड़ा एक छोटा शहर बन जाए। नगर निगम तो आपके अब सक्षम हो गए हैं, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत ये भी एक छोटे परिपूर्ण नगर हो, छोटी जनसंख्या के आधार पर जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो दे सकें। ये आपने बहुत सही बात की कि एक जो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है वो अपने आप में वो शहर जो है वो अपने आप में दे सके, लोगों को
रोज़गार के विकल्प दे सके, सिटी में एक ऐसा एस्थेटिक डेवलप हो कि लोग रहना चाहें। अभी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव होता है, किसी व्यक्ति की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो वो मूव कर जाता है, माइग्रेट करता है बेटर सिटीज़ में। अभी हाल फिलहाल में एक हिमाचल में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें हमारे मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव इत्यादि गए थे और एक सिटी ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट उस समय पे डिस्कस हुआ इस पूरे कि क्यों ना जो सिटी, जो बात आपने कही बिल्कुल वही उसका मर्म है कि जो सिटी हैं वो अपनी मूलभूत सुविधाओं में इतनी परिपूर्ण हो कि लोग जो माइग्रेशन का ट्रेंड है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है तो वो भी सस्टेन नहीं कर सकता इतना कुछ ओवर बर्डनिंग हो, इतना इन माइग्रेशन। तो जहाँ जो सिटीज़ हैं उनको पूरी रूप से विकसित होने के लिए तो इन कॉन्सेप्ट्स पर काफ़ी थॉट प्रोसेस जा रहा है और इस तरफ आगे बढ़ने के लिए वित्तीय जो परिस्थितियां हैं उपलब्ध, उनमें कितना बेस्ट कर सकते हैं हम लोग, इस पर हम लोग काफ़ी प्रतिबद्ध हैं और इसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस गया है। तो हम धन्यवाद देंगे मैडम नेहा शर्मा जी को, और अभी कुछ ही दिन आपको हुए हैं इस दायित्व को ग्रहण किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में नगर विकास विभाग उन ऊंचाइयों को हासिल करेगा, उन लक्ष्यों को हासिल करेगा जो लक्ष्य हमारे प्रदेश की जनता को, उनको एक बेहतर जीवन स्तर देने में सहायक होंगे। और आगे फिर आपसे इन विषयों पर बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।